गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शंस। तो इस टॉपिक में फंक्शंस टॉपिक में हमें क्या स्टडी करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ फंक्शन। फिर हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स के फंक्शन करेंगे, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और स्टैंडर्ड फंक्शंस की डोमेन, रेंज, ग्राफ और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब स्टडी करेंगे जो आपका 11th क्लास में है। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये टॉपिक भी हैं बट ये 12th क्लास के टॉपिक हैं। और प्लस फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में 1 ऑन 2, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस, ये सारा आपका 12th क्लास का मैटर है। 11th क्लास में फंक्शन के बेसिक हैं आपके पास। इसके अलावा क्या है कि स्टैंडर्ड फंक्शंस जैसे पीस वाइज फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब हम स्टडी करेंगे। और फिर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ और उनके ग्राफ। फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और आगे भी आपको बहुत काम आएगा ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। रिलेशन की तरह ही होता है लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है रिलेशन एंड फंक्शन में। इसके लिए एक बात कही जाती है फंक्शन के लिए, ये मैंने बोर्ड पर एक डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम को पढ़कर हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है तो वो 100% रिलेशन ही है, लेकिन हर एक रिलेशन जरूरी नहीं कि फंक्शन हो। मतलब रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक वो रिलेशन जो फंक्शन बन जाते हैं और एक वो रिलेशन जो फंक्शन नहीं बनते। यहाँ पर सिर्फ रिलेशन है और फंक्शन नहीं है, यहाँ पर रिलेशन तो है और वो फंक्शन भी है। तो एक स्लाइड सा एक छोटा सा डिफरेंस होता है बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अगर वो करेक्टरिस्टिक को रिलेशन सेटिस्फाई करे तो वो फंक्शन बन जाएगा। फॉर्मली डिफाइन करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। तो अब जैसे हमने रिलेशन समझ लिया, रिलेशन सीख लिया आपने। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच एसोसिएट्स the element of set A to set B, then we call that it is a relation from A to B, and in that case R relation which is a set must be a subset of the Cartesian product A cross B। ये हमने सीख लिया। Again function is also a subset of the Cartesian product A cross B when it is defined from A to B, but still there is a difference between relation and function। तो जो function है उसमें relation से क्या difference है वो definition में ही clear हो जाएगा। दूसरी बात, जो फंक्शन है वो क्या होता है, जैसे रिलेशन एक सेट होता है वैसे ही फंक्शन एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जो पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करता है अंडर ए रूल। तो सेम वही बात है जो रिलेशन में होती है। तो लेट ए एंड बी आर, ध्यान रखना टू नॉन एम्प्टी चाहिए हमें इसके लिए। रिलेशन में एम्प्टी भी चल जाएगा बट फंक्शन एम्प्टी नहीं होगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन। तो ये प्री रिक्वेस्ट है, किसी भी फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन, देन a function also called mapping। फंक्शन को इन अदर वर्ड्स मैपिंग या मैप के नाम से भी हम बुला सकते हैं, कहते हैं। अ फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग। सो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन, देन ए फंक्शन अ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिफाइन कर रहा हूं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो हम फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हैं वो ए से बी पर डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट। तो फंक्शन क्या होता है, एक सेट होता है। इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच के बाद फर्स्ट पॉइंट, every element
ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए सेट का हर एक एलिमेंट जो ए है, जो ए को बिलोंग करता है, कैपिटल ए को, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज स्मॉल ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट इज, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ए बिलोंग्स टू ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। बस वैसे यही है, मैंने दोनों पॉइंट इसमें डाल दिया। सो इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। इन विच के बाद यहां से कंटिन्यू करना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। अब ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट है। इस बात का क्या मतलब है, दैट इज if a comma b belongs to set function, यानी फंक्शन एक सेट होता है और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, तो अगर कोई एलिमेंट फंक्शन को बिलोंग कर रहा है देन एक बार लिखते हैं इसको, देन हटा देते हैं, इफ फॉर एनी एलिमेंट से ए कोमा बी, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये आपके पास पहली बात होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, स्मॉल ए एलिमेंट है ए का, इस स्मॉल ए के लिए ए कोमा बी का ऑर्डर पेयर फंक्शन के सेट में होना चाहिए। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग टू फंक्शन होना चाहिए, तो ये होगी एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। एंड सेकेंड कंडीशन, हैज ए यूनिक इमेज इन बी का मतलब क्या है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन एफ एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू फंक्शन एफ, देन बी मस्ट बी इक्वल टू सी। मतलब अगर ए और बी और ए और सी ये दो एलिमेंट फंक्शन में आ रहे हैं तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बी और सी आपस में इक्वल हो। अगर बी और सी इक्वल नहीं है तो ए के पास दो इमेज हो जाएंगी, ए की इमेज बी हो जाएगी और ए की इमेज सी हो जाएगी। तो फंक्शन की किसी वैल्यू की दो इमेज, मतलब उस रिलेशन की किसी वैल्यू की दो इमेज हो जाएंगी, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन, जस्ट ओनली अ रिलेशन। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन दिया मैंने आपको, डेफिनेशन 1। तो डेफिनेशन 1 क्या कहती है, लेट ए एंड बी आर टू नोन एम्प्टी सेट्स गिवन, देन a function or mapping from A to B is a set of ordered pairs in which every element of A belongs to A has a unique image in B, that is for any A belongs to A comma B belongs to F, and if A comma B belongs to F and A comma C belongs to F, then B equal to C। अब ये जो सेट है ये ऑब्वियस बात है, जो ये सेट होगा ऑब्वियस बात है कि ये सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। तो आप इसको और अच्छे से रिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट ये आपके पास यहां तक आ गया। अगर हम यहीं तक लिख देते तो होता रिलेशन, और सच दैट के बाद ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई तो ये बन गया फंक्शन। यानी रिलेशन में अगर हम ये कंडीशन अटैच कर दें तो ये बन जाता है फंक्शन। दैट्स व्हाई
एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इसके ऊपर एक एग्जांपल समझते हैं। तो इतना एक बार नोट कर लो आप, उसको मुझे रब करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है ए, वन टू थ्री, और दूसरा सेट है बी जिसमें हमने लिखा से 5 10 15। अब ए सेट से बी सेट पर, ए से बी पर एक सेट बनाया हमने एस, सच दैट एस जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। पहली बात, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी बनेगा 1 5, फिर 1 10, 1 15, 2 5, 2 10, 2 15, 3 5, 3 10 और 3 15। ये बनेगा ए क्रॉस बी 9 एलिमेंट्स के साथ, 3 into 3 9 एलिमेंट्स। अब एस एक सेट है फ्रॉम ए टू बी सच दैट एस इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी ये जो ए क्रॉस बी है इसका एक सबसेट होगा। अब सबसेट देखते हैं, चलो फर्स्ट S1 ले लेते हैं। 1,5, 2,5, 3,5, तो डेफिनेटली ये 3 एलिमेंट इस सेट में है, तो ये सबसेट हो गया। S लेते हैं, चलो S A to B एक सबसेट है। अब मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। इज S अ फंक्शन? क्या S कोई फंक्शन है? तो अब अगर हम डेफिनेशन देखें फंक्शन की कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर कोई सेट ए से, मतलब कोई सेट किसी गिवन सेट से किसी दूसरे गिवन सेट के ऊपर एक फंक्शन या मैपिंग है, तो जिस सेट से वो स्टार्ट हो रहा है या जिस सेट के एलिमेंट्स को वो लिंक कर रहा है, उसके हर एक एलिमेंट की इमेज दूसरे सेट में मिलनी चाहिए। तो यहां पर एस ए टू बी पर है, तो ए सेट के एवरी एलिमेंट की इमेज बी में होनी चाहिए। तो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो सबसे पहले देखो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट 1 2 3 ये है या नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करता है और ए टू बी कोई सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, तो एवरी ए के लिए, एवरी ए जो ए सेट में बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर्ड पेयर उस सेट में है जिस सेट को हम फंक्शन कहना चाह रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर पेयर है वो एस पे बिलोंग करना चाहिए। तो 1 के साथ एक ऑर्डर मतलब स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्डर पेयर में 1 फर्स्ट मेंबर है, तो 1 की इमेज क्या है? 5 है। यहाँ पर देखो 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि उसकी इमेज बी में होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखना है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यूनिक इमेज मैंने आपको बताया था, अगर ए कोमा बी और ए कोमा सी ये भी सेट में है, ये भी सेट में है, तो ए की इमेज बी और ए की इमेज सी अलग अलग होगी, लेकिन बी और सी इक्वल है। यानी अगर ऐसा है तो ये चीज होनी चाहिए बी इक्वल टू सी, तो ही वो फंक्शन होगा। और अगर बी और सी इक्वल नहीं हो तो फंक्शन नहीं है। यहां चेक करो, 1 के लिए आंसर 5, 1 के लिए आंसर 5, मतलब मैं कह सकता हूं 1 जो है ना वो एलिमेंट मैप कर रहा है टू 5, यानी कि 1 जो है ना वो फंक्शन में रूल के थ्रू 5 पर मैप हो रहा है, यानी 1 की इमेज 5 है, यानी फंक्शन में इनपुट 1 रखने पर आउटपुट 5 आ रहा है। यानी कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट रखेंगे और आउटपुट आएगा। वो रूल कुछ भी हो सकता है, मैंने रूल नहीं बताया यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन होगा f(x = 5), f(x = 5। अगर मैं f1 रखूंगा तो x1 रखने पर 5, 2 रखूंगा तो भी 5 और 3 रखूंगा तो भी 5। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू।
5 जो हमें मिल रही है आंसर में, तो 1 के लिए आंसर 5 आ रहा है। अब कभी 1 इसमें रिपीट हो रहा है दोबारा नहीं, तो एक ही बार आ रहा है, तो 1 की इमेज यूनिक है, 2 की इमेज यूनिक है और 3 की इमेज यूनिक है, तो इज दिस इज अ फंक्शन, तो आंसर इज यस, इट इज अ फंक्शन। अभी और क्लैरिटी हो जाएगी, आपको पूरा वीडियो देखना है और धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, थोड़ा और इसको डिटेल में देखोगे तो। सेकंड देखते हैं, इस बार एक और लेते हैं हम S1, और S1 भी A से B पर लिया हमने, और ये सेट लिया S1 1 5 और 1 10, दैट्स इट। ये चलो और भी लेते हैं, 1 5 1 10 2 5 3 5, क्या ये फंक्शन है? अब इसके लिए देखो पहली कंडीशन, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों की इमेज होनी चाहिए, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब तीनों एलिमेंट की इमेज आ गई तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखना है कि क्या इमेज यूनिक है। यूनिक के लिए 1 की इमेज क्या दिख रही है 5 और 1 की इमेज क्या दिख रही है 10, मतलब वही बात होगी कि A के लिए B सेट को बिलोंग कर रहा है और A के लिए C भी कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो B और C इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर B और C 5 और 10 इक्वल नहीं है, B और C इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A एलिमेंट के 2 इमेजेस हो गई, यानी A एलिमेंट की इमेज B भी है और A एलिमेंट की इमेज C भी है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर कितना होता है +2, -2 नहीं होता, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है ये वाला, इसका आंसर सिर्फ +√2 ही होता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि प्लस माइनस होता है, जैसे मान लो अगर मेरे को ये सॉल्व करना हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + √4, तो आंसर क्या आएगा 3 + 2, आंसर आएगा 5। जो बच्चे कहते हैं √4 का आंसर प्लस माइनस होता है, उनके हिसाब से तो फिर 3 + -2, उनके हिसाब से तो 5 और 1 दोनों आंसर होने चाहिए। अब एक सिंपल सा मैंने आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी 2 वैल्यू थोड़ा ना होंगी, वैल्यू तो एक ही होगी, इसका मतलब इसका आंसर प्लस माइनस नहीं होता, एक ही आंसर होता है। तो मैथ में मल्टीपल आंसर एक्सेप्ट नहीं होते, हमेशा किसी भी चीज का आंसर एक सिंगल आंसर ही होता है। हाँ, आंसर करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आंसर डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है, बट अल्टीमेटली आंसर वही होता है जो एक सिंगल आंसर हमारा करेक्ट है वही। हाँ, उसको लिखने का प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, एंगल में डिफरेंट हो सकता है कि डबल एंगल में आंसर दिया या सिंगल एंगल में, बट आंसर सभी के लिए वेरीफाई होगा और टैली होगा और मल्टीपल आंसर एक्सेप्ट नहीं होते। तो यहां पर आपके लिए 1 के लिए 5 इमेज आ रही है और 1 के लिए 10, तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज नो यूनिक इमेज, 1 हैज 2 इमेज। यूनिक का मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए और 1 की कितनी इमेज है 2 इमेज है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। कई बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि 1 के लिए 5 है 2 के लिए 5 है तो यूनिक कैसे हुआ। यूनिक ऐसे नहीं देखना कि सबके लिए अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक का मतलब ये नहीं होता, यूनिक का मतलब ये होता है कि सबके लिए एक इमेज होनी चाहिए और किसी एक के लिए भी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक के लिए एक इमेज होनी चाहिए। 1 के लिए एक ही है, 2 के लिए एक ही है, 3 के लिए एक ही है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इमेज सेम है या डिफरेंट है। 1 के लिए 2 डिफरेंट इमेज नहीं होनी चाहिए, जो कि यहां पर हो रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड। मान लो मैंने S2 फंक्शन, S2 एक सेट लिया, अब ये सेट है, दिस सेट इज नॉट अ फंक्शन एंड दिस सेट इज अ फंक्शन। अब लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो दोनों ही रिलेशन है A to B, ये भी तो A क्रॉस B का सबसेट है और ये भी A क्रॉस B का सबसेट है। तो याद करो भी मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई, अगर A to B मेरे पास 2 सेट हैं और मैं कोई सेट डिफाइन कर रहा हूं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो वो रिलेशन तो है, कोई भी सबसेट रिलेशन है, बट वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है वो फंक्शन होने के लिए उसको 2 कंडीशन माननी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, जिस सेट से उसको डिफाइन कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, किसमें, जिस सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं, बी सेट में, यानी कि कोडोमेन में। दूसरी बात, जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 3 कितनी भी है वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक और लिया हमने S2 1 5 1 10 1 15, तो क्या ये फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, ये फंक्शन नहीं है। अब इसको मैंने कहा ये फंक्शन नहीं है, तो इसमें किस वजह से फंक्शन नहीं है, इसमें दोनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। इसमें एक तो होल्ड हो रही थी ना, इसमें दोनों होल्ड हो रही थी, इसमें एक होल्ड हो रही है, इसमें एक भी होल्ड नहीं हो रही। क्यों? पहली बात, 2 और 3 के लिए इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। दूसरी बात, 1 के लिए कितनी इमेजेस आ रही हैं 3, यूनिक इमेज नहीं है। इसमें देखो सबके लिए इमेज तो थी पर यूनिक इमेज नहीं थी। अब ऐसे लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल, ये भी नॉट अ फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, S3 A to B पर ही लिया हमने, 1 5 और 2 10, क्या ये फंक्शन है? अभी भी ये फंक्शन नहीं है। अब यूनिक इमेज तो है, 1 के लिए 5 है, 2 के लिए 10 है, यूनिक इमेज तो है,
बट 3 के लिए तो इमेज ही नहीं है, सो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब ये देखना है कि पहले वाले जो है ना वो अगर रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 दोबारा आ गया, तो ये 5 की जगह कुछ और मिलेगा आपको। ऑब्वियसली सेम तो मिले, 5 ऐसे 2 बार थोड़ा लिखा जाएगा, कुछ भी अलग मिला आपको 15, तो 1 की 2 इमेज होगी। यानी कि पहले वाला एलिमेंट रिपीट होते ही आप कहोगे कि फंक्शन नहीं है, बाद वाला रिपीट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे उस सेट के एलिमेंट होने चाहिए जिस सेट से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और उस सेट को डोमेन सेट कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो सेट है जहाँ से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो डोमेन का सेट है। चलो और थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने एरो डायग्राम नहीं बताया, अभी एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फंक्शन की डायग्रामेटिकली समझेंगे। बहुत कुछ है फंक्शन में, अभी तो जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया। एक और डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की। अ फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग। रूल ठीक है, फॉर्मूला, रूल, लॉजिक। अ फंक्शन इज अ रूल विच असाइंस। असाइन का मतलब क्या होता है? देना, प्रोवाइड करना। अ फंक्शन इज अ रूल विच असाइंस टू एवरी एलिमेंट ऑफ domain set which is non-empty, say A, that must be non-empty. A function is a rule that assigns to every element of domain set A, say A, to a unique value, इमेज भी कहते हैं इसको, वैल्यू कह लो या इमेज कह लो, एक ही बात है। इमेज टू ए यूनिक वैल्यू और इमेज इन कोडोमेन सेट से बी, दैट इज अगेन नॉन एम्प्टी सेट. So a function is a rule that assigns to every element of domain set A to a unique value or image in codomain set B. Then we call it a function from A to B denoted as f such that from A to B given by y equal to fx. ये मैथमेटिकल नोटेशन है फंक्शन के लिए. दिस इज द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है जो डोमेन सेट के, यानी कि फर्स्ट वाले सेट के, डोमेन सेट के एवरी एलिमेंट के लिए एक हमें यूनिक वैल्यू, यूनिक इमेज प्रोवाइड करता है. किस सेट में? कोडोमेन सेट में. कोडोमेन सेट कौन सा है? बी. बी सेट इज कोडोमेन सेट और ए सेट इज डोमेन सेट. और जो वैल्यू आती हैं वो रेंज होंगी, यानी इमेजेस की वैल्यूज का कलेक्शन, इमेजेस की वैल्यूज का सेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट फंक्शन गिवन बाय. अब वो जो रूल होगा, वो रूल होगा ना, कुछ गिवन होगा, तो ये वन वेरिएबल का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स. कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? x का. f यहां पर क्या है? रूल. x यहां पर कौन है? इंडिपेंडेंट एलिमेंट a सेट का. x कौन है यहां पर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हो, अ फंक्शन इज अ रूल विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल y. एवरी एलिमेंट x के लिए कुछ ना कुछ y मिलेगा आपको, और y यहां पर किसको बिलोंग करेगा? सेट b को, जो कि कौन सा एलिमेंट माना जाएगा? डिपेंडेंट एलिमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक. जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो कन्वर्जन का, तो आपको जो छोटी क्लासेस में आप कन्वर्जन, जैसे 9/5 c + 32, क्या था ये? 9 टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन था. ये होता है ना, साइंस में पढ़ते हो आप
कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो 9/5 इंटू सेल्सियस वाले टेम्परेचर को लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो प्लस 32 करो इक्वल टू एफ। ऐसे ही केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में कन्वर्जन है 373 समथिंग, ऐसे कुछ करके फॉर्मूला है। तो बेसिकली आपने सी रखा तो एफ मिल जाएगा, एफ रखा तो सी को इन टर्म्स ऑफ एफ निकाल लो, ये फंक्शन ही है, दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सी हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा एफ। अगर मैं इसको एक्स ले लूँ तो ये क्या बना 9/5x + 32 और ये y। मतलब अब देखो जब भी आप इंडिपेंडेंटली सेल्सियस वाले टेम्परेचर को x मानकर पुट करोगे तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, y मिलेगा। एक x के लिए एक y मिलेगा, दो थोड़ा ना मिलेंगे। तो जब भी आप एक x रखोगे तो आपको एक ही y मिलेगा। दूसरी बात, हर एक x के लिए y मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, एक मशीन की तरह होते हैं। फंक्शन इज अ मशीन जो क्या करती है, इनपुट लेती है और क्या देती है, आउटपुट। अब वैलिड कब होगा, जब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिले और हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मिले। अब हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मिलना जरूरी है, हाँ, हम उन्हीं इनपुट को डोमेन मानेंगे जिन इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम उसी को ही डोमेन लेते हैं और तभी हम उसी के ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं। जबकि रिलेशन में जरूरी नहीं है कि हर एक इनपुट के लिए आउटपुट मिले। मतलब रिलेशन में जो सेट ए है वो डोमेन जरूरी नहीं है कि हो। अगर ए के कुछ एलिमेंट की मैपिंग नहीं हो रही है, इमेज नहीं आ रही है उनकी, तो वो एलिमेंट डोमेन में नहीं आएंगे। तो रिलेशन में डोमेन सेट ए का सबसेट होगा, लेकिन फंक्शन में किसी भी सेट से अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उस सेट के एवरी एलिमेंट को लिंक करना जरूरी है, तभी हम उसको फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। तो यानी कि एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमें कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा, इनपुट के लिए आउटपुट मिलेगा। ये डेफिनेशन 2 थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो मैंने रूल बताया है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने जो एक और लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ए सेट लिया 1 2 3 से लेकर मान लो 100 तक, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। और बी सेट लिया हमने से नेचुरल नंबर सेट। अब हमने एक ए सेट से बी सेट पे एक रूल डिफाइन किया, ए सेट से बी सेट पर एक सेट डिफाइन किया एस, और ये जो एस है वो एक रोज बी का सबसेट है। अब एक रोज बी में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो एस एक रोज बी का सबसेट है। और मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि जो एस एक रोज बी का सबसेट है तो एस में जो एलिमेंट आएंगे वो x, y टाइप के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, क्योंकि एक रोज बी का है। जहां पर x किसको बिलोंग करता है, a को, एंड y किसको बिलोंग करता है, b को। तो s क्या होगा, s एक सेट होगा जो इस टाइप के एलिमेंट का सेट होगा। और मैंने बताया एंड, अब उसमें आप लेना x = y एंड x = y। तो यानी कि सेट S को अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन 100, 100। तो इट इज अ फंक्शन, हर एक एलिमेंट की हमारे पास इमेज है, रूल y = x है और इट इज डिफाइंड ऑन सेट A। तो देखो ध्यान से, f यहां पर A से B पर, यानी B सेट था हमारा नेचुरल नंबर का और A सेट क्या था हमारा, एक बार इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेट S लिया था हमने, S, तो 1 2 3 से लेकर 100 टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके हर एक एलिमेंट को वो मैप कर रहा है। इसके हर एक एलिमेंट को मैं अगर x कह रहा हूं तो ये x किससे मैप हो रहा है, इसके एलिमेंट से। और वो मैपिंग कैसे हो रही है, x जो है वो y में मैप हो रहा है, और y क्या है, y यहां पर मैंने x से लिया, तो x का आंसर x आएगा। मैं y को x² भी ले सकता था। तो ये जो S सेट है, दिस सेट विल बी कॉल्ड अ फंक्शन, बिकॉज हर एक एलिमेंट की इमेज दे रहा है और यूनिक इमेज दे रहा है। अगर मैं एरो डायग्राम से देखूं तो 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक है, 100 तक, और यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन नेचुरल नंबर का सेट है, 100 भी होगा और 100 से आगे भी चलेंगे। 1 के लिए 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा है, 3 के लिए 3 आ रहा है और 100 के लिए 100 आ रहा है, एंड सो ऑन। हर एक के लिए ये मैपिंग होता है। मैपिंग का मतलब इस एलिमेंट को मैप किया, एरो डायग्राम मैप किया इस एलिमेंट से। ये एलिमेंट होएगा इमेज और ये एलिमेंट होगा प्री इमेज। तो प्री इमेज के सेट को डोमेन सेट कहते हैं और इमेज के सेट को रेंज कहते हैं। और ये पूरा सेट जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। और ये जो पहले वाला सेट है इस सेट को डोमेन कहते हैं और इसके हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो यहां पर ये जो एस सेट है इसको मैं एफ फंक्शन की कैटेगरी में रखूंगा। ये एक फंक्शन है, इट्स अ वैलिड फंक्शन है ये। और
इसकी डोमेन भी है 1 से लेकर 100 तक का सेट, रेंज है 1 से लेकर 100 तक, कोड डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, और फंक्शन जो रूल है वो रूल है क्या, वो रूल है y इक्वल टू एक्स। तो जो y इक्वल टू एक्स वाला रूल है, इसको हम y को ही हम fx भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पर आप ये मैंने y लिखा है, इस y की जगह f ऑफ x भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y को ही हम f ऑफ x कहते हैं। जनरली हमें कुछ रूल पता नहीं होता तो हम y इक्वल टू सम रूल ऑफ f x, सम रूल इन टर्म्स ऑफ x डिनोटेड बाय f। सो जो f है वो रूल है, x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, -1 0 1 3 एलिमेंट, और मैंने कहा एक सेट डिफाइन करता हूं R A टू A पर, गिवन एज R सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड A comma B belongs to R if R is a set। रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर होगा तो ऐसे लिखूंगा, R सिंपली एक सेट है, A सेट से A सेट पर गिवन है R A क्रॉस A का सबसेट है, इफ A comma B belongs to R, A comma belongs to R if B इक्वल टू A स्क्वायर। अब इसको, ये एक रिलेशन है ऑब्वियसली। अब मैं इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखकर दिखाता हूँ। पहला, अगर मैं इसको लिखता हूँ A comma B, B इक्वल टू A स्क्वायर एंड A comma B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसके लिए A comma B बिलोंग्स टू A, ये दोनों ही बातें एक जैसी हैं, चल जाएगा। तो R एक सेट है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ तो A की वैल्यू -1 लूँगा तो -1 का स्क्वायर 1, फिर A की वैल्यू 0 लूँगा तो 0 का आंसर 0, और 1 लूँगा तो 1 का आंसर 1। सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज अ सेट which is a subset of A cross A. Since it is a subset of A cross A, so I can say this must be a relation where on set A, this must be a relation on set A या in set A. I can show it by arrow diagram, -1 0 1, -1 0 1, A set R, -1 0 1, और इसमें -1 का आंसर कहाँ आ रहा है, 1 पर, और 0 का आंसर 0 पर, और 1 का आंसर भी 1 पर आ रहा है। एरो डायग्राम, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको ग्राफ पर ऐसे दिखा सकते हैं, -1 0 1, 1 के लिए आंसर 1 था, -1 के लिए आंसर 1 था, और 0 के लिए आंसर 0 था। बस ये 3 पॉइंट बनाएंगे हम, ये 3 डॉट्स बना देंगे। ये ग्राफ या लैटिसेस कहते हैं, ग्राफ पर या लैटिसेस पर, ये हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो रिलेशन को 4 टाइप से दिखा सकते हैं, इससे, इससे, इससे और इससे, ठीक है। डोमेन क्या है इस रिलेशन की, तो डोमेन है ए सेट, मतलब -1 0 1। रेंज क्या है इसकी, तो रेंज है 2 एलिमेंट 0 और 1, और कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन है सेट ए। तो इट इज़ अ रिलेशन। मैंने आपको रिलेशन के बारे में इसमें सब बातें बता दी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये सारा पढ़ने के बाद, इज दिस अ फंक्शन, क्या ये जो आर सेट मैंने डिफाइन करा है, जिसको मैं रिलेशन कह रहा हूँ, रिलेशन तो है, कंफर्म्ड रिलेशन तो है, क्या ये जो रिलेशन आर है, क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन। तो आपको ये देखना है ये फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमने किस सेट से डिफाइन करा, ए सेट से। किस सेट पर डिफाइन करा, उसी सेट पर, ए पर, ऑन इट सेल्फ डिफाइन करा है। तो ठीक है, अगर होगा फंक्शन तो फंक्शन ऑन इट सेल्फ हो जाएगा। आर सेट था, क्या इसके हर एक एलिमेंट को इसने मैप किया, इसमें इसके कितने एलिमेंट है, 3, -1 0 1, सबके लिए आंसर है, -1 के लिए है, 0 के लिए है, 1 के लिए है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी बात, यूनिक इमेज है, -1 की 2 इमेज तो नहीं है ना, एक ही है 1, 0 की भी एक ही इमेज है, 2 तो नहीं है, 1 की भी एक ही इमेज है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या कहोगे, येस इट इज अ फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन। सो आई कैन टेक दिस एज अ फंक्शन। फंक्शन में मैं b इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, या b ही y है और a जो है वो x का काम कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको कई बार yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कई बार f इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, और जरूरी नहीं कि x में ही लिखा हो, इसको कई बार f ऑफ a इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिखा जाता है, या
b इक्वल टू ए स्क्वायर तो लिख ही रहे हम, ये तो एक ही बात है, एक्स वाई में लिखें या ए बी में लिखें, बेसिकली हमें क्लियर है पहले सेट से जो एलिमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरे सेट से जो एलिमेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। a या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और b कहो या y वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो a इनपुट देने के बाद b आउटपुट मिल रहा है और b a से कैसे मिल रहा है, a का स्क्वायर करके, a को मल्टीप्लाई, दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल की तरह है ये, आप a का स्क्वायर कर दो, a का क्यूब कर दो, a+1 कर दो, a-2 कर दो, a ले लो, कुछ भी ले लो, बेसिकली ये फंक्शन। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, और आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आएंगे पीस वाइज में, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन, अच्छा इसमें डोमेन यही थी, रेंज भी यही थी, कोडोमेन भी यही थी, तो ये रिलेशन भी था और फंक्शन भी। अच्छा अब ऐसे करते हैं, इसी पे ही एक और क्लियर करने के लिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ए सेट लिया मैंने इस बार वही -1 0 1 और R इन A, दैट मीन्स क्या हुआ कि R सबसेट होगा ना A क्रॉस A का, दैट मीन्स क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि R एक सेट है, A सेट से A सेट को लिंक कर रहा है, मैप कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, रूल है एक जो A सेट को A सेट से एलिमेंट को ज्वाइन करा रहा है। एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने, R इक्वल टू A कोमा B का ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पर A और B बिलोंग करते हैं A क्रॉस A को, एंड A इक्वल टू बी स्क्वायर दिया इस बार, a इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं r को अब रोस्टर फॉर्म में लिखूं, सेट बिल्डर में तो लिख ही दिया, b की वैल्यू डाला है a की, देखो पेयर आपको कलेक्ट करना है, चाहे a की वैल्यू डालकर कलेक्ट कर लो या b की वैल्यू डालकर कलेक्ट कर लो। a की वैल्यू आप नेगेटिव कभी रखोगे नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना राइट साइड, तो a लेफ्ट साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो a को या तो 1 रख सकते हो या तो 0 रख सकते हो। अगर आप 0 रखोगे तो b भी 0 आएगा, और अगर a को 1 रखोगे तो b 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का भी 1 होता है, ऐसे निकल देंगे आंसर। अगर आप b रखते हो 1 तो a के लिए क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो पहले a लिखते हैं बाद में b, 1 हो गया। अगर आप b को -1 रखते हो तो a का आंसर 1 ही आएगा, तो a 1 b -1, ध्यान से देखो ये 1 है ये -1, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर 1, और इसी तरह से 0 रखोगे तो 0। अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये जो R रिलेशन तो है, दिस इज अ रिलेशन, यस, क्या ये फंक्शन है, इज दिस अ फंक्शन, तो आंसर इज नो। वाई, देखो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, -1 0 और 1 की इमेज होनी चाहिए, यहां पर 1 की इमेज है, 0 की यहाँ पर -1 की नहीं है, एक तो ये फॉल्ट हो गया कि सबकी इमेज नहीं है। दूसरी बात, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, 0 की तो यूनिक इमेज है, लेकिन 1 की इमेज -1 भी है और 1 की इमेज 1 भी है, तो यूनिक इमेज भी नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसका रीजन क्या, 2 रीजन है, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए वो भी नहीं है, और यूनिक इमेज होनी चाहिए वो भी नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। एरो डायग्राम से देखते हैं, -1 0 1, -1 की तो इमेज ही नहीं है, इस पे एरो स्टार्ट ही नहीं होएगा, 0 के लिए आंसर 0 है, 1 के लिए आंसर 1 है और 1 के लिए आंसर -1 है, ये ए सेट, ये ए सेट, और ये हमारा सेट R। अब R यहाँ पर केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, तो R क्या है, हमारा एक रिलेशन है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन अगर है तो रिलेशन की डोमेन होगी, फंक्शन है तो फंक्शन की डोमेन होगी। अब यहाँ पर कोई डोमेन ऑफ फंक्शन नहीं पूछेगा जब फंक्शन ही नहीं है तो अब इसकी डोमेन क्या है रिलेशन की, तो रिलेशन की डोमेन है 1 और 0, क्योंकि 1 के लिए आंसर है 0 के लिए आंसर है, -1 के लिए तो नहीं है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर कोई रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि ए सेट से ए सेट पर रिलेशन है तो डोमेन ए हो, उसका सबसेट भी हो सकती है। अब यहाँ पर सबसेट है, रेंज क्या है, तो रेंज जहाँ जहाँ पर आंसर आ रहे हैं वो क्या है 1 -1 और 0, और ये रेंज कोडोमेन में हमेशा एग्जिस्ट होती है, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होती है। इस केस में कोडोमेन भी ए सेट है, रेंज भी ए सेट है। ये रेंज और डोमेन रिलेशन की है, फंक्शन की नहीं है, फंक्शन तो है ही नहीं ये। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन में मैंने क्या डिफाइन किया था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी डिफाइन किया था, और इसमें क्या डिफाइन किया, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो समझो यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू निकलेगी √x विद प्लस माइनस, तो अगर एक x रखूंगा तो y की 2 वैल्यू आएंगी, इसीलिए यह फंक्शन नहीं था। और यहां पर क्या था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था, b डिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको मैं y कह रहा हूं, तो b की वैल्यू a मतलब x, यहां पर x की 2 वैल्यू रखूं प्लस या माइनस पर y का आंसर तो एक ही आएगा, तो दिस वाज अ फंक्शन, और वो नहीं था।
इसके अंदर कुछ ऐसे था -1 0 1, -1 और 1 दोनों का आंसर 1 था, इसका आंसर 0 और -1 एज इट इज था। तो ये फंक्शन था, ये रिलेशन भी था, फंक्शन भी था, पर वो फंक्शन नहीं है। तो अब आप एक बार नोटिस करो इन दोनों से एरो डायग्राम वाइज अब देखो तो फंक्शन कब होता है, जब सभी की इमेजेस हो, सभी से एरो चल रही हो। दूसरी बात, किसी एक से दो एरो नहीं चलने चाहिए, और वहां पर देखें किसी एक से दो एरो नहीं चल रहे, लेकिन दो से एक एरो चल सकता है। हाँ वो पॉसिबल है कि अगर यहाँ दो एलिमेंट है और यहाँ पर एक एलिमेंट है, दैट इज पॉसिबल। इसको समझने के लिए अब एक बात ऐसे देखो, मान लो मैंने 1 2 3 से 5 10 15 पर एक फंक्शन लिया, और फंक्शन लिया मैंने x और यहाँ 5x, मतलब कि y जो है वो 5x है। तो एरो डायग्राम कैसा बनेगा, 1 2 3, 1 के लिए 5 होगा, 2 के लिए 10 होगा, 3 के लिए 15 होगा। यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, इट इज अ फंक्शन, दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर एक एलिमेंट की एक इमेज है, ये भी फंक्शन है, ये वाला भी फंक्शन है, जिसमें दो के लिए एक आ जाए, सबके लिए होना चाहिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, सबके लिए एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन भी था हमारे पास, अगर मान लो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया होता कि f ऑफ x इक्वल टू 1, तो इसका अंदर -1 0 ये तीनों रखो, आंसर 1 आएगा। तो एरो डायग्राम कैसा बनेगा, उसका एरो डायग्राम बनेगा -1 0 1, तीनों का आंसर 1 पर, 0 और -1 एज इट इज रहेंगे। तो यस, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, सबका आंसर एक पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक के आंसर दो पर नहीं जाने चाहिए, सबके आंसर होने चाहिए, चाहे एक पर जाए चाहे अलग अलग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे देख लो, यहां पर बुलेट्स हैं, यहां पर हमें फायर करना है। एक बुलेट एक पर्सन को ही फायर कर सकती है ना, दो को कैसे फायर करेगी, रजनीकांत थोड़ा है, तो एक बुलेट एक को ही फायर करेगी। हाँ लेकिन ऐसा तो होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी बुलेट है और हमने एक को ही टारगेट बना लिया, ये हमने एक को ही टारगेट बना लिया, तो यानी कि सारी एक पर आ सकती हैं, लेकिन एक बुलेट दो पर जाएगी तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो दो बुलेट एक को लग सकती हैं, लेकिन एक बुलेट दो को नहीं लग सकती। अगर एक दो को लग रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ समझने के लिए थी ये वाली बात, बस, मेरा और कोई पर्पस नहीं था। इसके अलावा फंक्शन में अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ फंक्शन। अब मेरा एक तीसरा पर्सपेक्टिव है फंक्शन को समझाने का, डेफिनेशन आ गई आपको समझ में, एग्जाम्पल भी आगे समझ में। तीसरा मेरा पर्सपेक्टिव है फंक्शन को समझाने का कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन कैसी, अरे कोई भी मशीन। अब मशीन का क्या काम होता है, मशीन कुछ ना कुछ इनपुट लेकर ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करती है। बेसिकली हम किसी काम को जब आसान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम बार बार उस काम को रिपीटेडली ना करें या हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम एक सामान दे दें उस मशीन को, और वो हमें जो हमें आंसर चाहिए उस सामान के बदले वो हमें दे दे। सामान का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट को ले ले और आउटपुट को दे दे। ठीक है, तो आप इसको कोई भी मशीन समझो। बेसिकली फंक्शन यहाँ पर मैथमेटिकली एक मशीन का काम कैसे करता है, देखो जैसे मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास रियल नंबर का एक सेट है। अब रियल नंबर का सेट होता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, एवरी रियल नंबर इज देयर, यानी कि रियल नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन का हर एक पॉइंट, ये इंटीजर्स है, रैशनल इरेशनल, एवरी पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द रियल नंबर सेट एक्सेप्ट -∞ to -∞ एंड +∞। इस सभी नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल इरेशनल, सभी इस सेट के अंदर है। आर, मैंने क्या किया, इस सेट आर के हर एक एलिमेंट को इसी सेट आर के एलिमेंट से मिलाने की कोशिश की। मतलब मिलाना मतलब ये कि मैंने यहां से कोई एलिमेंट उठाया नंबर लाइन से, और मैंने इस नंबर लाइन के एलिमेंट के लिए कोई नंबर और चूज कर लिया। जैसे मैंने यहां पर कोई नंबर चूज कर लिया, फिर मैंने यहां कोई एलिमेंट उठाया, इसके लिए फिर मैंने एक नंबर चूज कर लिया यहां पर, फिर मैंने कोई यहां एक एलिमेंट उठाया, उसके लिए फिर मैंने एक नंबर चूज कर लिया यहां पर। मेरी मर्जी है, मैं कितने नंबर के लिए कितने भी चूज कर सकता हूं। सपोज मैंने 2-3 अपनी मर्जी से वैल्यूज ली और उनके लिए नंबर चूज कर लिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को 1 से 5 मिल जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे को 1 से क्या मिल जाए 5, और मैं चाहता हूं कि मुझे 2 से क्या मिल जाए 8। 1 से मिल जाए 5 और 2 से मिल जाए 8। ठीक है, 1 से 5
2 से a 8। अब दो कंडीशंस हैं तो ना मैं मान लेता हूं कि ये लीनियर कुछ रिलेशन होगा, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू से y, ये ले लिया मैंने। मैं चाहता हूं x को 1 रखूं तो मेरे को 5 मिले, a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 5, और मैं चाहता हूं अगर 2 रखूं x को 2a प्लस बी इज इक्वल टू मेरे को 8 मिल जाए। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ कैंसिल, तो माइनस a इक्वल टू -3, और अब a की वैल्यू -3 यहाँ पर लेकर आओगे तो b की वैल्यू 8, इसका मतलब 8x - 3। तो यहाँ मैंने एक चीज़, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने 10th क्लास में भी सीखा हुआ है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, a1 a2 मैंने एक सीक्वेंस ले लिया बस, जिसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 5 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 11। तो इसकी आप nth टर्म निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगी, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू, तो 3n - 3 प्लस 5, तो कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 आ गया। a की वैल्यू अच्छा 3 आई है ना प्लस की, तो 3 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 2 ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी यही आ रहा है हमारे पास 3x प्लस 2। तो देखा जाए तो ये एक तरह से मैं आपको फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे बन रहा है फंक्शन। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ली और इस नंबर लाइन पर मैंने खुद से क्या किया, मैंने कहा कि मेरे को 1 एक नंबर है, इस नंबर के लिए मुझे 1 के लिए, इस 1 के लिए मुझे क्या चाहिए था, अभी लिखा था हमने 5 चाहिए था मेरे को। तो मैंने कहा मुझे इस 1 के लिए ना 5 पर जाना है, मैं 1 के लिए 5 आंसर चाहता हूँ, और मेरे को 2 के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए, यहाँ कहीं 8 चाहिए, ऐसे 3 4 5 बहुत कुछ होगा। मैंने कहा बस मेरे को अगर ये मिल जाए कि 1 के लिए 5 और 2 के लिए 8, ऐसे इसी पैटर्न में मुझे मिलते जाएं, तो ऐसा भी होगा कि -1 के लिए भी मिलेगा कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली -1/2 के लिए भी मिलेगा। अब मैं सब के लिए आंसर निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबके लिए आंसर निकाला, इतना बड़ा काम करने की जरूरत क्या है। मैं एक काम करता हूँ, एक मशीन बना, एक फंक्शन बना देता हूँ, एक मशीन की तरह काम करेगा। मुझे पता है कि मेरे को 1 के लिए 5 और 2 के लिए 8 चाहिए, तो मैं एक ऐसी चीज़ डेवलप करूँगा कि मुझे हर एक एलिमेंट के लिए उसका आंसर मिल जाए उसी पैटर्न में, उसी रूल में, उसी फॉर्मुलेशन के साथ जिसके लिए मैंने ये डिसाइड किया था। मैं 3 नंबरों के लिए 3 इमेजेस भी ले सकता था, वो क्यूबिक में चला जाएगा। n के लिए n भी ले सकते हैं, n डायमेंशनल स्पेस में भी चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, बहुत कुछ होता है। अभी फिलहाल आप इतने से समझो कि फंक्शन का कंसेप्ट कैसे आ रहा है। तो 1 के लिए 5 और 2 के लिए 8, हटा दे इसको। तो ये आइडिया लिया हमने। तो मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, हर एक रियल नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर से किसी लॉजिक से लिंक करना चाहता हूँ, और वो लॉजिक मैंने ढूंढ लिया। और वो लॉजिक मुझे क्या मिला, मुझे लॉजिक मिला x के लिए, अगर x होगा तो मुझे लॉजिक मिला 3x प्लस 2। 1 रखूंगा तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और 2 रखूंगा तो 8 आ जाएगा। बाकी जो भी नंबर रखूंगा उनके लिए आते जाएंगे आंसर। इसका मतलब मैं x को मैप करवाना चाहता हूं किस पर, 3x प्लस 2 पर। ये डॉट बना दी। यहां पर मैंने किससे मैप कराया, मैंने कहा सेट S से मैप कराऊंगा। S एक सेट है जो मैपिंग में इन्वॉल्व होगा, S सेट हमारे लिए वो काम करेगा। तो बस कुछ नहीं, अब क्या है हमारे पास, ये x कौन है, रियल नंबर का एलिमेंट, और 3x प्लस 2 भी तो रियल नंबर ही आएगा। तो मैंने कहा अगर नॉन एम्प्टी सेट R टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट R, आई डिफाइन अ सेट from a non-empty set R to another non-empty set R such that this S must be a subset of R cross R, मतलब A cross B, then it must be a relation, because any subset of R cross R is a relation, with the condition, second thing, that if A comma B belongs to S, then it is true for all A belong to R and A comma B, and if A comma B and A comma C belongs to S, then B must be equal to C. In short, A की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, सभी A के लिए जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं S में ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। अगर ये दूसरी कंडीशन इंपोज कर दूं तो वही रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन। अब जिस कंडीशन से मैंने रिलेशन लिया हुआ वही हमारा फंक्शन है। अब वो कंडीशन है क्या, ये रही। x को किससे मैप कराया मैंने, 3x प्लस 2 से।
तो ये हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन 3-4 बार समझा ही दी है, इसको हटा देता हूँ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली एस सेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि एस इज अ सेट, ऑब्लिक सेट को ही मैं मैपिंग या फंक्शन कह रहा हूं यहां पर, सेट और फंक्शन विच ट्रांसफॉर्म्स एक्स, ये वाला जो एक्स लिखा ना मैंने, ये आ गया यहां एक्स, विच ट्रांसफॉर्म्स एक्स टू 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 का नाम क्या रख रहा हूं मैं, y। तो x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, y किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। यानी कि अगर ये a सेट होता, ये b सेट होता, तो s a सेट को b सेट से एसोसिएट करा रहा है। अब दोनों ही रियल नंबर हैं, वो आप ले सकते हो अलग अलग, नेचुरल टू रियल भी ले सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब है s इज अ सेट सच दैट इट टेक्स x एलिमेंट टुवर्ड्स y element, and y element is in the form of x, then y is a function of x, here y is what, 3x plus 2। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। हर जगह नहीं मिलेगा आपको इतना डिटेल में फंक्शन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को आप कैसे दिखा सकते हो, एरो डायग्राम से, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और ग्राफ बनाकर। तो इस अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में आपको ये दिया हुआ है कि x और y कौन से सेट हैं। अगर आपको नहीं पता कुछ भी तो आप इनकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन से चलेंगे। ये फंक्शन हर एक वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी कि y की वैल्यू जो है x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और x की सभी रियल वैल्यू के लिए y निकल सकता है। y जो है वो फाइनाइट आएगा, यूनिक आएगा, तो फिर x की सभी वैल्यूज के लिए आएगा, तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अगर x को हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दे सकते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि एस आर टू आर एक सेट है x, y का, सच दैट y किसके इक्वल है, 3x प्लस 2 के, जहां पर x और y दोनों किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। तो ये s क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी फंक्शन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x रियल नंबर है, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे क्योंकि x और y दोनों रियल नंबर है ना, तो आप उसको रियल नंबर अनकाउंटेबल है, तो आप उसको कैसे लिख पाओगे, नहीं लिख सकते। रियल नंबर के सेट को भी आप इसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर होता तो मैं पैटर्न बता देता। तो एरो डायग्राम से, हाँ एक बार दिखाना चाहो तो वैसे तो एरो डायग्राम से भी क्या दिखाना है, बट चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 के लिए 5 आएगा, 2 के लिए क्या आएगा 8। इस तरह से आप यहाँ कोई भी नंबर रखोगे, 0.1 रख लोगे तो जो वैल्यू आएगी 0.3 प्लस 2, 2.3 आ जाएगी। तो जो भी यहाँ पर x रखोगे, यानी अगर आपने यहाँ x ही रखा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 3x प्लस 2। अगर आपने यहाँ a रखा तो क्या मिल जाएगा 3a प्लस 2। यानी यहाँ पर अगर आपने m रखा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 3m प्लस 2। इसी 3m प्लस 2 को हम f ऑफ m कहते हैं। अगर ये y कह रहा हूँ तो इसी y को, यानी ये यहाँ x कह रहा हूँ तो इस x के लिए y मिल रहा है, तो y जो है ना वो f ऑफ x है। अब यहाँ पर जो f है ना, f, इस y को आप y ऑफ x से भी लिख सकते हो, इस y को ना f से भी दिखा सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। जनरली y यूज होता है, x के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल y यूज होता है, इसलिए हम y यूज करते हैं। कन्वेंशन है, चलता आ रहा है बस, और क्या। और f, ये जो f है ये रूल है। हम बात करते हैं मशीन की। हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन कैसे है। देखो ऐसा था, यहां से आएगा इनपुट, और इनपुट कौन है, रियल नंबर, और इनपुट है कौन, x। बिलोंग किसको करता है, रियल नंबर को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये इनपुट आएगा यहां से, और ये इनपुट गया फंक्शन में। ये एक मशीन है, दो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ मशीन, हमें सिर्फ समझना है। तो ये आया, अब क्या लिखा इस मशीन ने, लिखा ऐसे मल्टीप्लाई बाय 3, एक फेज हो गया, स्टेप्स में होता है ना काम। तो जैसे ही x आया, लिखा है इसने मल्टीप्लाई बाय 3, और देखो यहां पर ये इसने जगह दे दिया। तो जैसे ही x इसके अंदर एंटर करा, ये x यहां पर मैंने एक मशीन सी लगा दी, समझ लो। ये जैसे ही x आएगा इसके अंदर डलेगा, और ये जो है ये एरो इसको इस तरफ ले जाएगी, और ये क्या करेगा मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां पर इसको ये 3x बना देगा।
3 होगा तो 9 बना देगा, 1 होगा तो 3 बना देगा, 5 होगा तो 15 बना देगा, 0 होगा तो 0 ही रखेगा, और ये यहां से बाहर निकाल देगा इसको 3x। और फिर हमने एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और हमने इस इंस्ट्रूमेंट के आगे लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि ऐड कर दो 2, तो भैया 3x के बाद ये इसके पास जाएगा और इसको 2 ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद क्या करना है, बाहर भेज दो। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या आएगा। अब अगर बताओ मैंने 5 डाला तो ये यहां से आया 15, ये 2 ऐड हुआ तो यहां बन गया, तो बाहर कितना आया 17। तो 17 कौन है, y की वैल्यू, क्या बोलूंगा आउटपुट, किसकी वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल की। 5 क्या है, इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिखूंगा कैसे, f5 इक्वल टू 17। तो रूल क्या था, 3 टाइम्स ये x प्लस का 2। रूल स्क्वायर भी हो सकता है, रूल क्यूब भी हो सकता है, रूल कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं दूं आपको एंगल x और मैं कहूं कि साइन x निकाल दो, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, और फंक्शन के अंदर बहुत सारे उनके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत कुछ होता है। 11th क्लास में आपने सिर्फ बेसिक फंक्शन को आपने स्टडी करना है कि फंक्शन की डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ कैसे बनता है, फंक्शन को कितने अलग अलग फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, एरो डायग्राम में, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और फंक्शन है क्या, एक मशीन है इनपुट लेकर आउटपुट देने की। वैलिड इनपुट के लिए वैलिड आउटपुट देना होता है। तो जो इनपुट के लिए फंक्शन डिफाइन है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट का सेट है उसको रेंज कहते हैं, और वो सेट जिसके अंदर कंटेन होता है उसको कोडोमेन सेट कहते हैं। तो फंक्शन के लिए हमें 2 सेट दिए होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, और उनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन तब होगा जब वो हर एक एलिमेंट डोमेन सेट के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज और यूनिक इमेज देगा। ठीक है, बुलेट वाला एग्जांपल ध्यान रखना। और ये था हमारा फंक्शन का टॉपिक। हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, फंक्शन को इतना डिटेल में क्यों समझ रहे हैं, देखो हमें सारा जो काम करना है ना वो फंक्शन के ऊपर ही करना है। आपने 11th क्लास में सीखा फंक्शन क्या होता है, इस सब के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, ग्राफ सीखा। अब 12th क्लास में जाकर आपने क्या करना है, इसी फंक्शन को और डिटेल में एनालाइज करना है। आपने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालना है। आपने इस फंक्शन के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिस्कस करना है। आपने इस फंक्शन की हेल्प से ही रियल लाइफ प्रॉब्लम को, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हम फंक्शन की ही हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली फंक्शन, और इस फंक्शन से और बहुत सारे फंक्शंस डेवलप होते हैं। एक जैसे आपने स्टार्ट करा फंक्शन, तो आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। यानी जो ये फंक्शन है फिर ये सीक्वेंस में भी यूज होता है। तो यानी ये जो फंक्शन है ना, ये एक छोटा सा वर्ड, ये मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। फंक्शन काउंटेबिलिटी में भी यूज़ होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं कहूँगा फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसे आप डिटेल में और ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ करें। आज मैंने सिखाया बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, इसको अच्छे से स्टडी करें।